हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनंदो मनास, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट, दैट इज़ एसआई यूनिट। तो देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ किए जाते थे मेजरमेंट करने के लिए। जैसा कि ब्रिटेन में यूज़ किया जाता था एफपी सिस्टम, फ्रांस में यूज़ किया जाता था एमके सिस्टम एंड सीजे सिस्टम। देन इन 1971 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर जो है वो हेल्ड हुई थी, और इस जनरल कॉन्फ्रेंस में एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो एक्सेप्ट किया गया इंटरनेशनली, और उसका नाम रखा गया एसआई सिस्टम। ये सिस्टम डेवलप हुआ था फॉर इंटरनेशनल यूजेज इन साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क। ये सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुआ था ताकि इंटरनेशनली किसी साइंटिफिक रिसर्च में, टेक्निकल वर्क में, इंडस्ट्रियल वर्क में, कमर्शियल वर्क में एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट हर एक देश जो है वो यूज़ करे। दिस इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज़ एट प्रेजेंट एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, और यही वो सिस्टम ऑफ यूनिट है जो अभी भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया है। SI system uses decimal system, therefore conversion within the system are quite simple and convenient। देखिए, SI system जो है वो एक डेसिमल सिस्टम को यूज़ करता है, और इस डेसिमल सिस्टम के यूज़ करने की वजह से कन्वर्जन विद इन द सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है और कन्वीनियंट हो जाती है। तो देखिए, हमारे पास फंडामेंटल सिस्टम यूनिट्स जो है SI सिस्टम है वो कौन कौन से हैं। देखिए, दो तरह के यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स हैं, एक है मेन यूनिट्स और दूसरे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यानी कि एसआई सिस्टम में हमारे पास दो तरह से यूनिट्स जो है डिवाइड कर रखे हैं, एक मेन यूनिट्स जिनको फंडामेंटल यूनिट्स भी कहा जाता है, और दूसरे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो देखिए, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए एसआई सिस्टम में यूनिट जो है वो रखे गए हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखिए, लेंथ को मेजर करने के लिए ये यूनिट रखा गया वो मीटर था, और सिंबल उसका क्या था, एम था। मास का, जैसे कि मास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिंबल रखा गया एम, और इसका एसआई यूनिट है किलोग्राम, सिंबल इसका केजी है। टाइम जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिंबल टी है, इसको इसका जो एसआई यूनिट है वो सेकंड रखा गया, और सिंबल इसका एस है। इलेक्ट्रिक करंट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिंबल ए रखा गया, एसआई यूनिट इसका एम्पेयर है, और सिंबल इसका ए है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो सिंबल है वो के है, इसका एसआई यूनिट जो है वो केल्विन है, और इसका जो सिंबल है वो के रखा गया। इसी तरह से लाइट इंटेंसिटी जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो सिंबल है वो सी डी रखा गया, और इसका जो एसआई यूनिट है वो रखा गया कैंडिला, उसका सिंबल सी डी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका सिंबल रखा गया मोल, एसआई यूनिट रखा गया मोल, और सिंबल इसका MOL है। प्लेन एंगल इट इज़ आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी, इसका सिंबल डी थीटा रखा गया, यानी कि एक एंगल ही है। एसआई यूनिट जो है वो रेडियन है, और सिंबल इसका RAD है। सॉलिड एंगल, इसका सिंबल डी ओमेगा रखा गया, एसआई यूनिट इसका स्टेडियन रखा गया, और सिंबल इसका SR है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके इन सब फिजिकल क्वांटिटीज़ की और इनके जो एसआई सिस्टम है इनकी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि 1 मीटर जो है इसकी क्या प्रॉपर डेफिनेशन है। और क्योंकि देखिए, एसआई सिस्टम में जब ये यूनिट्स रखे गए, बनाए गए, तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में करैक्टरिस्टिक्स देखी थी एक स्टैंडर्ड यूनिट की, तो उन करैक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जो है वो इन यूनिट्स की जो है डेफिनेशंस बनाई गई। यानी कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखा गया कि ये जो यूनिट्स हैं ये कैसे होने चाहिए, ये इजीली रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, ये टेम्परेचर के साथ, आप लोग कह सकते हैं प्रेशर के साथ, जो और भी जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उनके साथ ये बदलने नहीं चाहिए। तो इस तरह से उन करैक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए इन सब SI यूनिट्स की डेफिनेशंस दी गई। तो देखेंगे वो एक एक करके कैसे मीटर की, केजी की, सेकंड की, एम्पेयर की, केल्विन की कैसे कैसे डेफिनेशंस दी गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टडी करते हैं मीटर। तो देखिए, एक मीटर क्या होता है। द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 पार्ट ऑफ सेकेंड। और ये डेफिनेशन दी गई थी 1983 में।
देखिए इसको समझने के लिए पहले एक आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए 1 सेकंड में लाइट जो है वो 1 सेकंड में लाइट जो है वो ट्रैवल करती है 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस। मान लो ये जो डिस्टेंस दिया ये 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस है। मान लीजिए कि लाइट ने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही है वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो 1 सेकंड में अगर लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल करती है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज 30 करोड़ मीटर। तो मुझे बताइए हाफ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती होगी, हाफ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती होगी 15 करोड़ मीटर। उससे भी 1/4 सेकंड में कितना करती होगी, उससे भी कम, यानी कि कितना 7.5 करोड़ सेकंड, है ना। 1/8 पार्ट में कितना करती होगी, 1/8 पार्ट में 3.2 करोड़ मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती होगी। इसी तरह से 1 से आप देखिए 1/299,792,458 पार्ट ऑफ सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो ट्रैवल करती है 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। कितना ट्रैवल करती है, 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, यानी कि 1/299,792,458 पार्ट ऑफ सेकंड में लाइट जितना सा डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसी को 1 मीटर रखा गया, उसी को 1 मीटर बोला गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, लाइट 1/299,792,458 पार्ट ऑफ सेकंड में, है ना, कितना कम समय में 1/299,792,458 पार्ट ऑफ सेकंड में लाइट जितना सा डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी डिस्टेंस को 1 मीटर रखा गया, उसी डिस्टेंस को 1 मीटर रखा गया। अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, किलोग्राम। तो देखिए किलोग्राम की डेफिनेशन क्या रखी गई, देखिए एक प्लैटिनम और इरिडियम एलॉय का एक सिलेंडर रखा हुआ है, प्लैटिनम और इरिडियम जो है एलॉय का एक सिलेंडर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में, जो कि कहाँ पे है, सर्व में है, पेरिस में, यानी कि फ्रांस में। 1889 में ये रखा गया था। ये जो सिलेंडर रखा हुआ है ये प्रोटोटाइप है 1 kg का, यानी कि ये जो सिलेंडर है जो कि किसका बना हुआ है, प्लैटिनम और इरिडियम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, प्लैटिनम और इरिडियम का बना हुआ है। ये जो प्लैटिनम और इरिडियम का जो सिलेंडर रखा हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में, पेरिस में, इस सिलेंडर का जितना सा वेट है ना, उसी वेट को 1 kg बोला गया है, उसी वेट को 1 kg बोला गया है। देखिए ये वो सिलेंडर है, ये वो सिलेंडर है जो फ्रांस में रखा हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में। इसका जितना सा वेट है उसी वेट को क्या बोला गया, 1 kg बोला गया। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, भाई प्लैटिनम और इरिडियम का ही सिलेंडर क्यों रखा गया, आयरन का क्यों नहीं रख दिया। वो इसलिए रखा गया इस एलॉय का क्योंकि ये जो एलॉय है ये अपनी डायमेंशंस को नहीं बदलता है फिजिकल फैक्टर्स के चेंज होने पर भी। जैसे अगर टेम्परेचर बदलेगा, है ना, टेम्परेचर बदलेगा, प्रेशर बदलेगा या वेपर डेंसिटी बदलेगी, कुछ भी बदलेगा, ये अपनी डायमेंशंस को चेंज नहीं करता है। इसीलिए प्लैटिनम और इरिडियम का सिलेंडर ही रखा गया है, ना कि किसी और अलॉय का। ठीक है, तो 1 kg की डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड हो गई कि यहाँ पर क्या है, 1 kg क्या किया गया है, कैसे इसकी डेफिनेशन रखी गई है कि प्लैटिनम और इरिडियम एलॉय का जो सिलेंडर है जो कि 1889 में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में रखा गया था, उसका जितना सा वेट है ना, उसका जितना सा वेट है उसी को 1 kg बोला गया। अब देखते हैं 1 सेकंड की क्या डेफिनेशन है। देखिए 1 सेकंड की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को पहले थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक एटम जो होता है, ये आप लोगों ने भी आगे जाके केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी आगे जाके डिस्कस करना है, इसको स्टडी तो करना है आपने 11th क्लास में ही। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि देखिए एक एटम जो होता है ना, उसके सेंटर में क्या होता है जी, सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और सेंटर में न्यूक्लियस, और फिर जैसे कोई एक एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस, और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस आ गया, ये एनर्जी लेवल्स आ गए। अगर आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, तो मेरी इस प्लेलिस्ट में होगी यहाँ पर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर विजिट करते हैं तो आप उस एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली जो वीडियो है उसको एक बार विजिट कर लीजिए, तो आपको ये थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से एक एटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस होता है और उसके साथ में एनर्जी लेवल्स होते हैं, और इन एनर्जी लेवल्स में क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड।
अब देखिए, एक चीज़ आपने और अंडरस्टैंड करनी है कि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी ना किसी भी फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से, जिस स्टेट में ये होता है उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है, यानी कि दूसरे एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से, यानी कि जहाँ पे वो पहले एग्जिस्टेंस में है वहाँ से जंप करके हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। अब देखिए, एनर्जी मिली तो ये हायर एनर्जी लेवल चला गया। देखिए, अगर इसको एनर्जी मिलेगी, थोड़ा आपको और अंडरस्टैंड करवाता हूँ मैं। ये देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहाँ से उठकर इलेक्ट्रॉन जब इसको एनर्जी मिली तो कहाँ चला गया, हायर एनर्जी लेवल पे चला गया यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गया हायर एनर्जी लेवल पे, क्या लेकर गया, एनर्जी लेकर गया। अब क्योंकि ये इसका हायर एनर्जी लेवल जो है ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल है, यहाँ पर ये बड़ी देर नहीं रह सकता, तो ये क्या करता है, वापस आता है। वापस कैसे आएगा, गया कैसे था, एनर्जी लेकर, वापस कैसे आएगा, एनर्जी देकर। और ये जो एनर्जी देता है, ये देता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एनर्जी जब देता है तो क्या देता है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी जे लूज़ करता है। तो ये जो एनर्जी ये लूज़ करता है, ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन लूज़ करता है, वो रेडिएशन हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस एक एटम में चल रहा होता है। तो अब देखिए, सेकंड की डेफिनेशन को समझने के लिए अब हम चलते हैं सीजियम एटम पे। तो देखिए, सीजियम एटम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सीजियम 133 एटम लिया, यानी कि इसका एटॉमिक मास 133 था, वो लिया। अब इसमें भी देखिए क्या है, न्यूक्लियस होना था और अलग अलग एनर्जी लेवल्स होने थे, जैसे n=1 एनर्जी लेवल, n=2, n=3 एनर्जी लेवल, इसी तरह से n=4, n=5 एनर्जी लेवल। इन एनर्जी लेवल्स में जैसे जैसे आप हायर एटॉमिक नंबर पे चले जाते हैं, तो ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनमें आगे जाके हाइपरफाइन लेवल्स भी क्रिएट होना शुरू होते हैं, यानी कि एनर्जी लेवल्स के अंदर और एनर्जी लेवल्स, है ना। देखिए, जैसे ये एनर्जी लेवल है, इसके अंदर आप देख रहे हैं 3 एनर्जी लेवल्स और बने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स बने डॉटेड लाइन में, इनको बोलते हैं हाइपरफाइन एनर्जी लेवल्स। अब ये जो सीजियम एटम में ये जो हाइपरफाइन एनर्जी लेवल्स हैं, इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, इस हाइपरफाइन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन छोटे के जो नीचे एनर्जी लेवल है, लेस एनर्जी लेवल है, उससे क्या कर रहा है, जंप करके हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है। और फिर अगर ऐसा कर रहा है ये, तो क्या करेगा, फिर वापस भी तो आएगा, है ना। तो अगर वापस आएगा, जैसे मैंने आपको समझाया, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालेगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा और फिर वापस आएगा, तो कुछ टाइम तो लगेगा, है ना। ये काम करने के लिए इलेक्ट्रॉन कुछ समय तो लेगा। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी लेवल से कहाँ गया, हायर एनर्जी लेवल पे गया, फिर वापस कहाँ आया, फिर लोअर एनर्जी लेवल पे आया। तो ये सब कुछ करने में इसको कुछ समय लगेगा। तो 1 सेकेंड कितना सा समय है, कहता है कि 1 सेकेंड कितना समय है। सीजियम एटम में जो हाइपरफाइन एनर्जी लेवल्स में है, उन हाइपरफाइन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिट करता है, तो 919263170770 ट्रांजिशंस करने के लिए, कितनी, 9192631770 ट्रांजिशंस करने के लिए, ये कहाँ पे ट्रांजिशन करने के लिए, हाइपरफाइन लेवल्स में। और किसके हाइपरफाइन लेवल्स में, सीजियम एटम के। इलेक्ट्रॉन जितना समय लेता है, उस समय को क्या बोला गया, 1 सेकेंड बोला गया। उस समय को क्या बोला गया, 1 सेकेंड बोला गया। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो यानी कि 1 सेकेंड क्या टाइम है, 1 सेकेंड वो टाइम है जब इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है जो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए और वापस आने के लिए। जैसे मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, फिर वापस आएगा, तो कुछ समय लगेगा। तो 9192631770 ट्रांजिशंस करने के लिए, ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशंस, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन करना। ट्रांजिशंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जितना समय लेता है, वही 1 सेकेंड है। तो सोचिए, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी बार सीजियम एटम में ट्रांजिट कर देता है। 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन सीजियम एटम में कितनी बार ट्रांजिट कर देता है, 9192631770 बार इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से हायर लेवल और हायर लेवल से वापस ग्राउंड लेवल में आता है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो आपको 1 सेकंड की डेफिनेशन समझ आई कि सीजियम एटम के, एक बार फिर से देख लेते हैं, सीजियम एटम के जो हाइपरफाइन एनर्जी लेवल्स हैं, उन हाइपरफाइन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन 9192631770 ट्रांजिशंस करने के लिए,
ठीक है, कितनी 9192631770 ट्रांजिशंस करने के लिए जितना समय लेता है उसी समय को क्या बोला जाता है, 1 सेकेंड। ठीक है, समझ आया अच्छे से। अब हम चलते हैं अपनी अगला डेफिनेशन पे, यानी कि वो है एम्पेयर। तो एम्पेयर क्या चीज़ होती है? देखिए, एम्पेयर को समझने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो कंडक्टर्स हैं, दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास। और देखिए, जैसे एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, और इन दो कंडक्टर्स को सेपरेट किया गया है 1 मीटर लेंथ से। ठीक है, ये दो वायर्स हैं, उन दो वायर्स के बीच का में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, और इन दोनों वायर्स के बीच में वैक्यूम है। ठीक है, क्या है, वैक्यूम, यानी कि कोई एयर भी नहीं है। उसके बाद अब इन दोनों वायर्स में क्या हो रही है, करंट फ्लो करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी कितनी करंट है, लेकिन हमने करंट फ्लो करवाई। क्या क्या किया, दो कंडक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे आपको समझ आ गया, यहाँ पे दो कंडक्टर्स हैं, उन कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, और उनमें करंट फ्लो कर रही है। हम आगे फ्यूचर में क्लास 12th में ये स्टडी करने वाले हैं कि जब भी एक वायर में करंट चलती है, करंट फ्लो करती है, तो उस वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होती है। तो अगर इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है करंट चलने से, तो इस वायर में भी क्रिएट हो रही होगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड दो वायर्स में क्रिएट हो रही है, तो क्या होगा, मैग्नेट में क्या होता है, दो मैग्नेट पास पास रखेंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, है ना। तो इस तरह से यानी कि वो क्या करेंगे, एक दूसरे में फोर्स एक्सर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर में भी कोई कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करनी है इस वायर पे, तो इस वायर ने भी कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करनी है इस वाली पे। तो देखिए, अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स हों, 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हों, वैक्यूम में रखे गए हों, और अगर उनमें करंट फ्लो कर रही हो, और वो करंट कितनी फोर्स लगा रही हो, वो करंट 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन की फोर्स अगर एक दूसरे पे लगा रही हो, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन की फोर्स अगर ये एक दूसरे पे लगा रहे हों ये दोनों कंडक्टर्स, तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों कंडक्टर्स में कितनी कितनी करंट फ्लो कर रही है, उन दोनों में 1 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है, उन दोनों में 1 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है। मेरी बात समझ आई कि 1 एम्पेयर करंट कितनी करंट होती है, 1 एम्पेयर करंट वो करंट होती है जितनी वो करंट होती है जब दो कंडक्टर्स जिनको 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट किया गया हो, बीच में वैक्यूम हो, और वो दो कंडक्टर्स एक दूसरे पे 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन की अगर वो फोर्स लगा रहे हो, तो ये है कि उन दोनों कंडक्टर्स में कितनी कितनी करंट फ्लो कर रही है, 1 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है। तो समझ आया आपको, 1 एम्पेयर करंट कितनी करंट होती है, 1 एम्पेयर करंट वो करंट होती है जो दो कंडक्टर्स में जब फ्लो होती है तो एक दूसरे पे वो दो कंडक्टर्स कितनी फोर्स लगाते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया आपको अच्छे से। तो thanks for watching. Please subscribe my channel for more informative videos. Thanks for watching.